So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम को समझ रहे हैं। तो चलिए अपने जो डिस्कशन है उसको करते हैं कंटिन्यू। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाए रखें। हमने इस टॉपिक में काफी सारी बातें करी थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज भी कुछ नई चीजों को सीखने के ऊपर अपना फोकस रखें। ओके, सो हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। ठीक है, स्टेटमेंट तो इस बात का हम सभी जानते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तृतीय नियम का स्टेटमेंट, एक्शन रिएक्शन है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए इस नियम को एक और नाम से भी जाना जाता है इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन किस लॉ को कहते हैं? तो आप कहेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको काफी सारी चीजें जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब भी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल की बात करेंगे, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों जो है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी के ऊपर होंगे। एक्शन एक बॉडी करेगी, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। इसके अलावा अगर बात करें, ये समान प्रतिक्रिया के होंगे, ये समान प्रकृति के होंगे। समान प्रकृति के होंगे मतलब जो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का जो प्रकृति होगी वो समान होगी दोनों की। ठीक, और ये जोड़े में रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमेशा पेयर्स में रहते हैं। मतलब क्रिया के साथ प्रतिक्रिया बल का जोड़ा रहेगा, अकेले क्रिया बल या अकेले प्रतिक्रिया बल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में हमको इन बातों का जो है वो ध्यान रखना है।
यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर बात करें एन की, एन समझा था ना हमने प्रीवियस क्लासेस में, एन के बारे में बात करी थी। एन क्या होता है भाई? नॉर्मल फोर्स, है ना, जो कि किसी सरफेस पर, ये देखो ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये और एम जी आप देख रहे दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जाए एन और एम जी जो अविलंबित बल लगता है, और जो एम जी पृथ्वी के द्वारा जो उसके केंद्र की और किसी वस्तु को खींचे, जिसको हम वेट बोलते हैं, जिसको हम भार बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, एन और एम जी, ये ध्यान रखेंगे कि ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं का युग्म नहीं है, फिर इसका जोड़ा नहीं, ठीक है। दोनों ही बल के लगने के अलग अलग कारण हैं। हमने क्या बोला था? इनकी क्या होती है? प्रकृति समान होती है। इनकी प्रकृति यहाँ पर समान नहीं है, इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। mg जो है वो अर्थ का है नेचर, है ना, पृथ्वी खींच रही है उस पर से, और n जो है वो सरफेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान आप रखें, जल्दी से नोट डाउन करें इतनी चीजें, फिर हम आगे की बातों को बताते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं और इसके थ्रू और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो अब तक हमने सीखा और जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करके समझने की कोशिश हम करेंगे। चलिए सपोज एज्यूम करते हैं कि एक ये रस्सी है। अब इस रस्सी पे हमने कुछ वेट जो है वो लटका रखा है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस रस्सी पर कोई चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर को चढ़ रहा है, कोई भी एनिमल चढ़ रहा है, बिल्ली चढ़ रही है, आप चढ़ रहे हैं, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जानवर जो है इसमें ऊपर की तरफ चढ़, ये 20 kg का है, जिसका मास जो है 20 kg है, ठीक है। अब ये जरूर किसी रिजिड सपोर्ट से लटकी हुई होगी रस्सी, है ना। यहाँ पर अगर इस केस में बात करें, जितनी चीजें हमने अब तक सीखी है, इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा और साथ ही साथ नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा, यस और नो? ये बात हमने सीखी है। नीचे की तरफ जो बल लग रहा होगा वो इस वस्तु के भार के कारण लग रहा होगा, जिसको कि हम अपनी सिंपल भाषा में mg कहते हैं, है ना। और ऊपर की तरफ जो टेंशन है, इस रस्सी का जो तनाव है वो काम कर रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करने का काम कर रहे होंगे। अब सपोज ये आदमी या फिर ये बंदर जो है या फिर ये जानवर जो है इस रस्सी पर लटका है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि टी जो है वो mg से ज्यादा होगा। बोलिए, अगर रस्सी में तनाव ज्यादा नहीं होगा, रस्सी में टी की वैल्यू कम होगी और इस बल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये रस्सी टूट जाएगी, है ना। बट हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि आदमी इस रस्सी से लटका हुआ है, तो टी की वैल्यू ज्यादा होगी और mg की, तो रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा इस केस में वो हम t माइनस mg करके निकाल सकते हैं, t माइनस mg करके निकाल सकते हैं, यस और नो। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यही जो होगा उसमें जो एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स लगेगा वो इसके इक्वल होगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब ये अगर ऊपर चल रहा है तो इसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन करना होगा, ठीक है, और इसका मास का एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वही तो फोर्स होगा जो इसको अपनी तरफ से ऊपर की डायरेक्शन में लगाना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसको ऊपर चढ़ने के लिए t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए एक इक्वेशन फॉलो करनी होगी। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इससे t की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपना आंसर जो है इजीली मिल जाएगा, t इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है रस्सी में तनाव ज्ञात करें, तनाव यानी टेंशन कैपिटल टी, ठीक है। तो टी फाइंड आउट करते हैं भाई। चलिए, टी इज इक्वल टू एम कितना है, कितना मास है 20 ग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना होगा,
हम जानते हैं। एक्सेलरेशन हमें गिवन था यहाँ पर कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। सो अगेन मास कितना है 20 और जी की वैल्यू जो है वो 10 है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग आएगा वो आएगा 240 न्यूटन। 240 न्यूटन। नोट डाउन करें, ये आंसर है। रस्सी में तनाव कितना होगा 240 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे ही किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के बाद पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या बात बोली जाती है यहाँ पर? जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से आता है। एक विलगित निकाय में, यानी कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो कुल संवेग, सदैव संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। जिस तरीके से हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, उसी तरीके से संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत है। ये कहता है कि कुल संवेग जो होगा वो संरक्षित रहेगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन कितना होगा भाई? 0। कोई चेंज नहीं आएगा संवेग में। पहले जितना संवेग था बाद में भी उतना संवेग रहेगा, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ये बात कही जा रही है। व्हेन, कब होगा ये काम? देखो, व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू 0, कुल बल जो होगा यदि वो 0 होगा तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मालूम लग रहा है डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो कुल संवेग जो है, संवेग में परिवर्तन जो है हमको शून्य दिख रहा है, यानी कि हम इसे ये भी कहते हैं कि कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है। पहले का जो संवेग होगा और बाद का जो संवेग होगा दैट विल बी 0। अर्थात P जो है, संवेग जो है नियत रहता है, जिसको हम कहते हैं संरक्षित रहता है। ठीक है, इस बात को नोट डाउन करें। इस पर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और गन और बुलेट सिस्टम की बात होती है, यहाँ पर काफी सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जरा इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की बातों को करते हैं। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संवेग संरक्षण को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका जो एक एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वहां पर हम इसको समझते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण है बहुत ही फेमस, ठीक है, वो है गन एंड बुलेट या फिर राइफल एंड बुलेट, बंदूक और गोली का। तो सपोज ये एक बंदूक है, ठीक है। जब यहां से गोली निकलती है, बुलेट जो है, ये क्या है? ये बुलेट है। ये क्या है? ये बुलेट है। और ये क्या है? ये गन है। भाई गन का मास कितना होगा? आप जानते हैं गन का मास अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 kg या 5 kg के अराउंड तो होगा, 2 kg मानते हैं। और बुलेट कितने की होगी? बुलेट होगी 0.2
या फिर ऐसे बोल दीजिए 100 ग्राम की या 200 ग्राम की, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं, मास इसका कितना कम है और इसका मास कितना ज्यादा है। जब आप गन को फायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो बुलेट होगी, बुलेट विल गो इन वेरी हाई स्पीड, मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत तेज गति से जो होगी ये बुलेट इस गन से निकलेगी। तो यहां पर कुछ ना कुछ संवेग होगा इस बुलेट का, सोच के देखिए, कुछ ना कुछ संवेग होगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से उतना ही संवेग जो है ऐसे डायरेक्शन में भी हमको देखने को मिलेगा मास इंटू। क्योंकि यहाँ पर मास कम था तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यानी कि बहुत कम वेलोसिटी से, लेकिन इस बंदूक पर, इस राइफल पर पीछे की ओर भी क्या होता है, एक झटका लगता है। पीछे की ओर भी क्या होता है, एक झटका लगता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉइल। सो जो गन में रिकॉइल आता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह लीजिए, या फिर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए आता है। और ये क्या करता है, इस लॉ को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करता है और करता भी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे की आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो आपको बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ उनको नोट डाउन भी किया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।